नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज़ इंडिया। एटीवी न्यूज़ इंडिया पर हम अलग-अलग सीरीज़ शुरू करते आ रहे हैं, तो उसी सीरीज़ की कड़ी में एक सीरीज़ और आज हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम है लिखने वाले। लिखने वाले में हम पोएट्स, ऑथर्स, राइटर्स या जो भी लोग जो इंस्टा और फेसबुक पर भी लिखते हैं या कोशिश कर रहे हैं लिखने की, उन सबको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। तो इसी बीच हमारे साथ आज एक राइटर जुड़ी हैं जिनका नाम है भारती रचोया। भारती जी 2 बुक्स को को-ऑथर कर चुकी हैं, अपना यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज चला रही हैं जिसका नाम है कुछ कही अनकही। तो भारती जी बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े, आप हमारे लिए समय निकाल कर हमें इंटरव्यू देने के लिए आज मौजूद हैं। तो भारती जी मुझे ये बताइए कि आप मिरांडा हाउस से पास आउट हैं और आपने अपना मास्टर्स शैली भी किया, अब खुद भी लिख रहे हैं। तो लिखने का शौक कब से शुरू हुआ? अमूमन तौर पर एक्टिंग जब शुरू होती है तो उसको कीड़ा बोला जाता है, एक्टिंग का कीड़ा, पर लिखने वालों का शौक होता है। तो आपको क्या लगता है कि आपको लिखने का शौक कब शुरू हुआ? वैसे कहा जाए तो मतलब लोगों के लिए लोग ये कहते हैं लिखने वालों के लिए शायद या फिर उनके ऊपर कोई हँसी हुआ होगा या फिर उनके ऊपर कुछ ऐसी बीती होगी कि उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया, या तो वो किसी से कह नहीं पाते अपनी बात तो लिख कर अपनी बातें बयां कर देते हैं। तो वैसे ही ऐसा कुछ तो मेरे साथ हुआ नहीं। कॉलेज के सेकंड ईयर के अंदर हमें एक असाइनमेंट मिला था कि हमें उसके अंदर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी थी। अब उस टाइम पे 40 पेजेस की ऑटोबायोग्राफी लिखना बहुत मुश्किल वाली चीज थी, लेकिन टीचर्स ने इंस्पायर किया, प्रमोट किया कि आप लिख सकते हो। तो उसी टाइम से लिखना स्टार्ट हुआ और वो फर्स्ट ऐसी चीज थी जो मैंने लिखी कि आपकी मैंने ऑटोबायोग्राफी लिखी, वो कॉलेज की मैगजीन में सबमिट हुई। तो इसी करके रुझान बढ़ा और लिखना स्टार्ट किया। देखिए, ऐसा बोला जाता है कि जैसे कि एक रॉकस्टार मूवी आई थी कि टूटे दिल से ही संगीत निकलता है, वैसे ही ऐसा माना जाता है कि टूटे दिल के बाद ही आप लिखना या शायरी या कविताएं करना शुरू कर देते हो। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ या आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती कि हाँ, बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ, अगर किसी का टूटा हुआ दिल हो, तो उसके ऊपर लोगों के शायद शब्द और भावनाएँ कुछ ज़्यादा अच्छे से निकल कर आ जाती हैं। मेरा मानना ये है। बाकी सबके अपने-अपने तरीके होते हैं कि कोई कैसे भी लिख सकता है। तो आपका तरीका क्या है लिखने का? जैसे कि मनोहर राणा एक बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने माँ और हुँ। बहन पर बहुत कविताएँ, बहुत गज़लें लिखी और बहुत मशहूर हैं आज के समय में वो। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर आपका दिल टूटा है, तो आप सिर्फ़ अपनी प्रेमिकाओं के ऊपर ही लिख पाओगे, किसी और के ऊपर नहीं लिख पाओगे। हुँ। तो इसपे आपका क्या कहना है? कि मेरे हिसाब से मैंने जो मेरी अब तक की सबसे पसंदीदा किताब रही है, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की उनकी जीवनी थी। सॉरी आत्मकथा थी जूठन। कि वो किस तरह उन्होंने अपने मतलब पूरी लाइफ में स्ट्रगल किया कि एक ऐसी होने के नाते वो कैसे-कैसे उनके साथ रहा, हर चीज़ उन्होंने परेशानियाँ झेली और उसके बाद इतने अच्छे राइटर बने। तो जब तक आप मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप किसी के लिखे को महसूस नहीं कर सकते, आप एक अच्छे राइटर नहीं बन सकते। जो दर्द उन्होंने सहा और वही दर्द आप भी महसूस कर रहे हैं, तो वही एक अच्छा राइटर हो सकता है। भारती जी मुझे ये बताइए कि लिखने वालों का कोई समय होता है कि लिखने वाला मेरे सीरीज़ का नाम नहीं, जो राइटर्स होते हैं हुँ। उनका कोई समय होता है क्या लिखने का? जैसे कुछ लोग रात में लिखना बहुत पसंद करते हैं या कुछ लोग हाँ। तड़के तड़क सुबह उठकर लिखना बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग भीड़ में बैठकर लिखते हैं, कुछ लोग अकेले में बैठकर लिखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि लिखने वालों के कोई समय होता है? कुछ जो मेरे राइटर दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मेरे को जब सब सो जाते हैं रात के अंदर, मैं आधी रात को लिखता हूँ, शायद मुझे उस टाइम पे अच्छे थॉट्स आते हैं। किसी को सुबह जल्दी उठकर लिखता है, कोई एक मेरी फ्रेंड है, वो पार्क में जाके लिखती है कि उस टाइम पे जब वो खाली मौसम होता है सुहाना-सा, वो मतलब कि पर्यावरण के बीच में ऐसे बैठ के लिखती है। सबका अपना-अपना एक तरीका है कि और मेरे साथ शायद ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बस एक दिमाग में एक थॉट आना चाहिए, एक शब्द आपको क्लिक करना चाहिए, उसी टाइम मैं फ़ोन में नोट्स में डालती हूँ और लिख लेती हूँ कि बाद में कभी कुछ इसके ऊपर लिखा जाएगा। ऐसा ज़रूर नहीं कि आपके पास कोई एक फिक्स टाइम हो कि आप उसी टाइम पर ही लिखेंगे। और मेरे हिसाब से कहानी तो अपना लिखने का समय खुद ही चुनती है कि आप अगर आप सोचो कि आपको उसके ऊपर लिखनी है, तो आज तक मेरे साथ तो ऐसा नहीं है कि मैंने टाइम सोचा और आपने उस कहानी को कंप्लीट कर दिया, ऐसा होता है। ज़ाकिर खान एक बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, पर वो लिखते भी हैं। तो मुझे बहुत नहीं अच्छा। पता आप जानते हैं या नहीं, वो अच्छा अच्छा लिखते हाँ, हैं, ऑफ जानती कोर्स हूँ। अच्छा लिखते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। उन्होंने हाँ। एक बात कही थी जो पहले भी काफ़ी बार कही जा चुकी है कि शायरी, कविता, कहानी आपके पास आती है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे और आपने लिख हुँ, दिया। तो ऐसा क्यों होता है कि वो हुँ। आती है?
आप ऐसा क्यों नहीं है वो काम की तरह बैठकर लिख दे? नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि मतलब शायरी और कहीं ना कि आपको खुद एक मौका देती है कि आप उसे लिखे, आप अपने शब्दों को निहारे, मतलब कि आप एक अच्छा सा स्वरूप उसको बना के पूरा मतलब इस लोगों के सामने रखते हैं कि जरूर नहीं कि अगर लिखना चाहे तो वैसे मेरे हिसाब से हर कोई लिख सकता है, लेकिन बस अगर आपको वो पसंद है आपकी लिखी हुई चीज तो दूसरों को भी पसंद आएगी। अगर आप सोचे कि सिर्फ मुझे नहीं पसंद आ रही है और दूसरों को पसंद आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। भारती जी, मुझे बताइए कि जब आप बैठकर लिखती हैं तो कुछ पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचते हुए लिखती है या कि बस लिखते चली जाती है? नहीं, मतलब हाँ, अगर आपने सोच कि जब मैं लिखने के लिए बैठूं, लेकिन हाँ दिमाग में हर किसी के एक ख्याल रहता है कि आप आज इस चीज लिखना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि आप लिखना कुछ और चाहते हो। कभी कभी ऐसा होता है उस टॉपिक पर ना लिख देते हैं और वो शायद मेरे हिसाब से वो कुछ ज्यादा उससे ज्यादा अच्छे तरीके से लिखा जाता है। जब आप इतना सोच विचार करके कभी लिखते हो तो शायद मेरे हिसाब से वो चीज कभी मुकम्मल नहीं हो पाती। ये मैंने बहुत बार ऐसा सोचा कि मैं इस टॉपिक पर लिखूं, लेकिन वो लिखती मैं कुछ और ही हूँ और वो निखर कर कुछ सामने अलग ही आती है चीज। ये अलग चीज होती है। ऐसे ही मैंने मजदूरों के ऊपर लिखने की बड़ी कोशिश करी थी। जी जी, बताइए। बोलिए। जैसे मैंने मजदूरों पर लिखने की बड़े दिनों से कोशिश करी थी और मैंने कम से कम उसके ऊपर शायद 15-20 दिन लगाए, लेकिन वो लिखी ही नहीं गई। अगर आप सोच रहे एक पर्टिकुलर कि मुझे इसी को कंप्लीट करना है तो वो नहीं हो सकता। आपको वो टाइम खुद चुनेगी वो आपके लिए कि आपको अब लिखनी है ऐसी। भारती जी, मुझे बताइए, क्योंकि आप किताबें लिखती भी हैं और जो लोग अभी जो लिखना शुरू कर रहे हैं या जो लिखने वाले हैं, बहुत सारे बड़े लोग कंप्लेन करते हैं आज की जनरेशन के ऊपर कि ये लोग अच्छा नहीं लिख रहे हैं, मतलब बेहुदा लिख रहे हैं या वल्गैरिटी बहुत ज्यादा है लिखने में, कुछ भी लिख देते हैं क्योंकि सोशल मीडिया आपके पास मौजूद है। तो इसमें आपको आपका क्या कहना है इसमें? कुछ हद तक हो सकता होगा कि मतलब अगर वो कह रहे हैं कि वो कुछ वल्गैरिटी लिखते हैं, हो सकता है। जैसे मंटो का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, मंटो एक बदनाम लेखक। तो लेकिन जब वो चले गए उसके बाद में कुछ लोगों को पसंद भी आता है किसी का लिखा हुआ वल्गैरिटी और किसी को नहीं आती पसंद। अपना अपना एक नजरिया होता है कि किसी को कुछ पसंद आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा है। भारती जी, मुझे ये बताइए कि आजकल मंटो और जो नेलिया, दो, एक शायर और एक कहानीकार, वो काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं बच्चों के बीच। क्या कारण है उसका? हाँ देखिए, जब तक लोगों के बीच में लोगों मतलब कि जैसे अभी मंटो का जन्मदिन आया, मूवी बनी, लोगों ने देखा उसको, सुना उसको, फिर उसके बारे में पढ़ना शुरू करा। जब तक मतलब कि इन टीनेजर्स के बीच में इन लोगों के बारे में पता ही नहीं था तो उनको नहीं पता था कि ये लोग कौन है। जब जब इनकी सबसे मेन होता है कि आप किसी राइटर के ऊपर जब कोई मूवी बन जाती है और लोग उसे देखते हैं, पढ़ने से बाद ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे कहते हैं युवाओं को देखना ज्यादा पसंद है, उसको समझना ज्यादा पसंद। तब उसके बाद उसकी रियलिटी, उनके संघर्ष को उन्होंने पहचाना। तब उसके बाद उन्होंने उनकी किताबें पढ़ी और फिर वो उनको समझने लगे और उनके बीच में फेमस भी हुए। हाँ, जैसे कि आप जो कि नए राइटर्स हैं, जो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आजकल जो काफी ज्यादा लिख रहे हैं, आपका भी चैनल है जिसमें लोग आपको कविताएं भेजते हैं और आप उनको रीड हम्म, करते हो और अपने यूट्यूब हम्म, चैनल पर उसको पिक्चर्स के द्वारा पेश करते हैं। हम्म। तो आपको क्या लगता है, जो जो नई नस्ल है लिखने वालों की, वो अच्छी है, खराब है या बहुत अच्छी है? नहीं, क्योंकि बहुत कुछ खराब लिखा जा भी चुका है। है और अभी भी पर लिख रहे हैं लोग एक ही। मैंने हाँ, ये देखा है लिखते हैं कि कि बहुत सारे शायरों को, बहुत सारे कवियों की ही कविताएं कॉपी कर कर उनको थोड़ा इधर उधर शब्दों का हाँ, हेरफेर करके लिख देते हैं। हाँ, हाँ, इंस्टाग्राम पे बेसिकली यही है आजकल ट्रेंड में कि लोग दूसरों के शायरों को मतलब कि उनकी जो शायरियां होती हैं उनको कॉपी पेस्ट करते हैं और उन्हीं के नाम से बेचते हैं। बस उनका पेज इस वजह से इतना फॉलोअर्स वगैरह उनके लिए होते हैं। अभी इस टाइम पे लोग अच्छा भी लिख रहे हैं, खराब भी लिखते हैं और ज्यादा अच्छा भी लिखते हैं। वो डेली इसलिए लिख रहे हैं कि शायद किसी दिन उनके अंदर वो इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी कि मतलब जो मैं मेहनत कर रही हूँ धीरे धीरे, कोई एक दिन के अंदर बहुत अच्छा राइटर नहीं बन सकता, इसलिए वो धीरे धीरे ऐसे लिखते हैं। मेरे पास जो अब तक की बहुत सारी जो आई है उसमें कुछ खराब भी थी और कुछ अच्छी भी थी, जिसके अंदर मैं खुद उसमें एडिटिंग करके उसे इम्प्रोवाइजेशन करती हूँ, जिसके अंदर फिर मैं उसको अपलोड करती हूँ।
भारती जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि अब बहुत सारे जो युवा दर्शक हैं वो भी इसको देख रहे होंगे, तो हम्म। आप क्या लगता है कि आपको जो स्टेप, जो कि बिल्डिंग स्टोन होता है, जो पहला जो स्टेप होगा, हम्म। वो क्या होना चाहिए किसी भी राइटर को राइटर बनने के लिए? उसको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? राइटर को राइटर बनने के लिए सबसे पहले उसको बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए, उसकी वोकैबुलरी उसकी अच्छी होनी चाहिए कि वो नए नए शब्दों का इस्तेमाल करे। उसके बाद उसको जहां मौका मिले लिखने के लिए उसे लिखना चाहिए। कि मतलब कि जरूरी नहीं, आप अपने कॉलेज की मैगजीन के लिए लिख सकते हो, कुछ पोस्टर्स बना सकते हो, फेसबुक पे अपनी लाइंस बना सकते हो, अपनी डायरी मेंटेन करनी चाहिए कि आपको धीरे धीरे कुछ भी लिखो। तो उसके और जरूरी नहीं कि अभी आपने कुछ लिखा तो आप उसे पूरा ही कम करके दम तोड़ो। मेरे पास ऐसी बहुत सारी कहानियां कविताएं जिनको मैं अधूरा छोड़ देती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ जो अधूरी चीजें होती है ना, वो ज्यादा बेहतर होती है। तो इसलिए आपको धीरे धीरे संयम रखकर काम करना चाहिए। पर अधूरी चीजें छपेंगी थोड़ी, वो अधूरी ही है, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स का मैंने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि वो लिखकर हम्म। छोड़ देते हैं, जैसा कि आपने करा हाँ। कि लिखकर छोड़ हाँ। दिया, पर वो उसको किसी को पता नहीं है, वो कहीं छपेंगी नहीं, वो कभी पूरी भी नहीं होंगी, तो फिर? वही। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, जैसे कि मेरे पास भी जो मेरी डायरी के अंदर है, मैंने बहुत कुछ अधूरा छोड़ रखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे ही तो अच्छा है, क्यों मैं इसे जबरदस्ती पूरा करूँ, कि वो ऐसे ही बिना अर्थ के भी अच्छी है। ये वही। तो एक शायरी हो गई कि बिना अर्थ के भी अच्छी है। तो वही। भारती जी, मुझे ये बताइए कि आपको अगर 5 किताबें, अच्छी किताबें चुननी हम्म। हो, जो आपकी फेवरेट हो और जो हम्म। आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उन्हें पढ़ें, जो कि नहीं पढ़ हम्म। पाए, वो कौन सी होंगी? पहले ये एक बदनाम लेखक मंटो का, और दूसरी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन, और गौरव सोलंकी के 11वीं ए के लड़के, और एक और बनारस टॉकीज है, एक मुझे उनका लेखक का नाम याद नहीं आ रहा है, और एक तमस। और बच गई। तमस। तमस तमस तमस, ये उपन्यास है। अच्छा, मुझे ये बताइए, उपन्यास, कहानी और इनमें हम्म। इनमें फर्क क्या होता है? क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है कि उपन्यास है, ये कहानी है। एक आम भाषा में समझाया उपन जाए तो कैसे फर्क पता चलेगा? हाँ, उपन्यास एक, मैं कहूंगी कि उपन्यास के अंदर एक वो गहरी, मतलब कि शायद एक छाप छोड़ने वाली चीज होनी चाहिए कि वो जब स्टार्टिंग में, मतलब हम पाठक पढ़ते हैं, तो वो एंड तक उसको पढ़ने तक की क्षमता रहे, वो उससे जुड़ा रहे। उपन्यास और कहानी के अंदर भी यही होता है कि अब वो आपको पात्रों से जोड़ कर रखे। उपन्यास में भी, उपन्यास और कहानी में दोनों में ही पात्र होते हैं, लेकिन बस उपन्यास ये होता है कि वो किसी पुरानी चीज के ऊपर लिखा जाता है, कि वो ज्यादा लंबा होता है। मतलब वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, कि लोग उसे सफर में इसलिए ले जाना पसंद करते हैं। हाँ, मुझे ये बताइए कि आपने अपने किताब, 5 किताबों के नाम ले दिए, तो कोई 3 बेहतरीन राइटर जो आपको लगते हैं कि लेखक, जो कि आपको लगते हैं कि बच्चों को पढ़ने चाहिए या सबको, जन को पढ़ने चाहिए, कोई भी 3 लेखक? जिनको पढ़नी चाहिए, गुलजार, जी। और उषा प्रेमवदा एक बहुत अच्छी लेखिका है, और मृदुला गर्ग। उषा। उषा प्रेमवदा। और आपका कोई पसंदीदा लेखक? यही है मेरे भी पसंदीदा नहीं, लेखक, जिनके मतलब मैंने एक नाम अगर बता दिए। चुना जाए इन तीनों में से एक, इन तीनों में से एक, उषा प्रेमवदा। ऐसा क्यों? उनकी रचनाएं बहुत खूबसूरत होती हैं, आप उनको अपने आप से जोड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा सुंदर, मतलब वो जो उनके शब्दावली होती है, बहुत ज्यादा सुंदर होती है। और क्योंकि आजकल काफी सारे लोग लिख रहे हैं, और हम्म। लिखने से मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जागरूकता फैलती है। और आपका एक YouTube चैनल है जो कि कविताएं पढ़ रहा है, तो आप क्या अपील करना चाहोगे लोगों से लिखने के ऊपर, कि वो और कैसा लिखा जाए? जैसे आपने बोला कि आप लेबर्स के ऊपर, जो मजदूर थे उनके ऊपर लिखना चाहते थे, तो आप एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहते हैं आज के युवाओं को, बच्चों को, या जो भी पढ़ रहे हैं, बुजुर्ग भी हो गए उनमें, कोई भी? मेरा मैसेज यही है कि आप जो दूसरों से कह नहीं पाते वो आप लिख सकते हो। और लिखने में शायद आपको ही पता होगा कि बहुत ज्यादा शक्ति होती है, एक इतनी अच्छी ताकत होती है कि दूसरों को वो जोड़ सकते हैं अपने शब्दों से, कि आप जितना ज्यादा लिखोगे आप उतना ही लोगों तक पहुंचते हो। मतलब आप अपने शब्दों से हर किसी को जोड़ सकते हो, आप अपने अर्थ को बता सकते हो कि आप कहना क्या चाहते हो। वीडियो तो हर कोई स्किप कर करके देख लेता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा हुआ होता है, वो उसको अच्छे से, अगर आपकी शब्दावली अच्छी होगी,
आप अच्छे से लिखोगे तो हर कोई उसके अर्थ को समझ पाएगा कि आपका रीजन क्या है लिखने का। अच्छा, आप इसलिए मुझे ज्यादा ये पढ़ना भी बताइए, चाहिए और लिखना भी चाहिए। पढ़ना भी चाहिए और लिखना भी चाहिए, मैं आपकी बात मान गया। हाँ, जो कि आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल वाले हैं, वो टीवी हाँ, वाले हैं, वो लेखिका और ये मतलब लेख और पत्र वाले नहीं ये है। वाले नहीं। जी। आपका भी क्या मानना है, जैसे कि आपने आप बात करते करते बता रहे थे कि मैं डायरी में लिखती हूँ, डायरी में मैंने बहुत सारी जी। कहानी अधूरी छोड़ी हुई है, तो क्या आज के समय पे मोबाइल फोन डायरी पर भारी पड़ रहा है? हाँ, बिल्कुल भारी पड़ता है कि आपके पास हमेशा एक, पहले के लेखकों के पास एक झोला और एक डायरी होती थी जिससे वो समझे जाते थे कि हाँ ये लेखक है। लेकिन आज के टाइम में मैं भी अपनी डायरी हर जगह लेकर नहीं जाती, क्योंकि आज के फोन के अंदर हमारे पास नोट्स अवेलेबल रहते हैं, हिंदी का कीबोर्ड होता है, उसी से लिखते हैं। बच्चों के लिए ये होता है कि जरूरी नहीं है कि जैसे लेखिका हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो मेरी अभी एक रिसेंटली मैंने एक कहानी लिखी थी वो जादूगर की, वो मैं कहूंगी कि वो बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए दोनों के लिए है। वो बहुत सुंदर कहानी है कि मतलब कि कैसे छोटे बच्चे अपनी माँ को जादूगर मानते हैं, कि कैसे उसकी मम्मी हर एक चीज इतनी फटाफट कर लेती है, उनकी जादू की छड़ी है, और वो चीज अगर किसी और को बताएंगे कहानी तो भगवान उनका जादू ले लेंगे, तो वो छुपा कर रखती है। चलिए भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमसे जुड़े, आपने हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे जब पैनल डिस्कशन हम करेंगे तो आप उनमें आएंगे और हमारे साथ अपने जी, विचार साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारती जी। धन्यवाद।